स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लिख लो सब लोग, हेडिंग डालो प्रपोर्शन, है ना। तो प्रपोर्शन का मतलब सिंपल सा मतलब समझो। व्हेन, बहुत अच्छा बोला किसी ने, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, ratios are equal, they are said to be in proportion, है ना। ये तुम्हारे बुक में लिखा होगा, इस तरह का ही कुछ डेफिनेशन है ना, when two ratios are equal. In other word, ये proportion का मतलब क्या है? Proportion is nothing but you are comparing. दो बात समझ लो, proportion में हम लोग रेशियो को कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपेयरिंग टू रेशियो, ये लॉजिक है ना। और दूसरा याद रख सकते हो, इट इज इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। ये बात दिमाग में, भले डेफिनेशन दिमाग में रहे ना रहे, ये दोनों बात दिमाग में रहे कि प्रपोर्शन मतलब दो रेशियो को कंपेयर करना या दो रेशियो को इक्वल करना, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। ये दिमाग में हम लोग को बैठा के रखना है। प्रपोर्शन के बारे में ये नहीं होना चाहिए कि बस डेफिनेशन याद कर लिए हो गया, नहीं। देखो हर चीज का एक तो, है ना, वो क्या कहते हैं उसको, क्लिक पॉइंट होता है। वो पता चल जाए तो फिर वो पूरा का पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में घूमने लगता है। तो बस वही समझ, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास दो रेशियो है। एक रेशियो है A:B, ऐसे ही लिखते हैं लोग हम लोग, और एक रेशियो है C:D। और हम चाहते हैं कि ये दोनों, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों प्रपोर्शन में है, पहले ही कह दे रहे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। तुमको इसको ऐसे लिखना है, याद रखना। यहां पर तुम दो रेशियो को प्रपोर्शन के साथ कर रहे हो, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए, है ना, A:B इज प्रपोर्शनेट टू C:D, ऐसे पढ़ लो। या इसका मतलब होता है इक्वल टू साइन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो सब कुछ। यानी दो रेशियो को हमने इक्वल कर दिया। सब लोग लिख लिए? तो आगे बढ़े। अरे हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। ओके चलो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। A:B प्रोपोर्शनेट टू C:D का मतलब हुआ, और यहां पर ये दोनों तुमको एकदम किनारे में दिख रहे होंगे। जो एकदम किनारे में तुमको दिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम, क्योंकि दो है इसलिए प्लूरल लिख दिए एक्सट्रीम। और तुमको एक और चीज है जो एकदम से बीच में दिख रहे होंगे, ये दोनों, इसको हम लोग कहते हैं मीन, क्योंकि दो है इसीलिए मीन। लिख लो। ठीक है। अब एक चीज बताना, अगर हम लोग सॉल्व करने पर आ जाए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो बोलोगे सर इसको आप ऐसे लिखिएगा, A:B इक्वल टू C:D, यही बोलोगे। फिर हम पूछेंगे और आगे, तो बोलोगे सर A:B को जानते हैं, आप लिख सकते हैं A/B, लिख सकते हैं ना, और इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं C/D। मैंने बोला वाह, ये बहुत अच्छा है। अब बोले आगे क्या? आप बोले सर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, A:D और इक्वल टू B:C, पता है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर आके इसके। तो क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है? कैन यू राइट दिस वन इनटू दिस, है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं हम क्या ऐसे?
ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ए के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? ए के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? डी। और ए और डी क्या है? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स है ना, ए और डी एक्सट्रीम्स है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू बी के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? सी। सी। और बी और सी दोनों मीन है, तो कह सकते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा तुमको पता चल गया होगा। ये फॉर्मूला यहाँ, ये जो हम डिराइव किया है ना साइड में, उसी से आया है। दैट मींस ए इंटू डी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटू सी, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी याद रखना है, ठीक है। ये पेज पे, स्लाइड पर जो भी लिखा हुआ है वो सब तुमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व, है ना, 3:4:5:x, कितना आंसर आएगा? सब लोग सॉल्व करो। तो 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? 3 इंटू एक्स इक्वल टू 4 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? 5। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 4 इंटू 5, और ये इंटू है तो इधर आ गया तो डिवाइड भी। फाइनली वी गॉट 20/3, है ना। ये लिख लो जल्दी से। सबको आ रहा है ना? अगर किसी बच्चे को समझ थोड़ा भी कम आए, तुम्हारी जिम्मेदारी है बस मुझे बताना, बाकी मैं देख लूंगा, है ना। चलो सर, इसको दूसरी बार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वेट करो, बस 2 मिनट में पता चल जाए क्यों पढ़ रहा है। ओके, एक और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 6:x होल इज टू 9:5। चलो सॉल्व करो। पॉइंट नहीं, फ्रैक्शन में बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रैक्शन में ये दोनों किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ, यानी 9 के साथ x मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों एक्सट्रीम में है तो ये दोनों साथ में, और आगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इधर उधर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 3 तो x इक्वल टू कैन बी रिटन एज 6 into 5 डिवाइड बाय 9। तो x इक्वल टू व्हाट? 3 2 जा 6, 3 3 जा, तो 10/3 आया है। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सॉरी, लिखो, मैं बता रहा हूँ, 9:x। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सॉल्व करो सब लोग। सर 24x के वैल्यू। हाँ, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि दोनों मीन है और ये दोनों एक्सट्रीम है, तो इधर मल्टीप्लाई हुआ 9 into 64। आपने मल्टीप्लाई मत क्या करो, आपको पता ये हो गया x² इक्वल टू,
अब इधर देखो तो आप इधर प्राइम फैक्टराइज कर लिया करो। प्राइम फैक्टराइज कैसे होगा? 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3, और 64 का क्या हम 8 इंटू 8 लिख ले। हालांकि मैंने प्राइम फैक्टराइज यहाँ किया नहीं है, बस पेयर बनाना है। अगर मन करे तो तुम और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट वॉट 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, याद है स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या होता है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़े हम लोग। तो आंसर क्या होगा? पेयर में 3 इंटू 8 दैट इज 24। चलो लिख लो सब लोग ये आंसर। सर डायरेक्टली में 576 का स्क्वायर निकाल के। हाँ वो भी कर सकते हो, बहुत अच्छा। लेकिन फिर वो तो मल्टीप्लिकेशन किया, फिर याद था तब ना। यस सर वो भी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ कोई इशू नहीं, तब तुम कोई तरीका, मैथ इज अ फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट है ना, जो बस मायने ये रखता है कि आंसर सबका सेम आना चाहिए, वरना बाकी चीजें तो सब एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। किसी भी रास्ते से जाओगे आंसर मिलेगा सेम, है ना? क्लियर है सबको? यस सर। ओके चलो तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ओके अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन जाने से पहले मैं लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था जो हम लोग नहीं कर पाए थे। वो क्वेश्चन था ये वाला, कहाँ गया? ये वाला, राइट? ये वो क्वेश्चन यस सर, आपने बोला था स्किप हाँ, करना। एक्चुअली में पता नहीं उस समय हमको क्या हुआ, फिर हम तुम लोग का जैसे ही क्लास एंड किए मुझे दिमाग में क्लिक किया कि अरे ये गलती हो रही है। एक्चुअली मैं बता रहा था लेकिन वो चीजें समझ मुझे ही नहीं आ रही थी। हुआ क्या, देखो हम सब लोगों को पता है कि अगर मैं 10 रुपए का नोट लेता हूं और अगर मैं 20 नोट्स ले लेता हूं तो मेरे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर 200। ये क्या है? ये है डिनोमिनेशन, यानी ये डिनोमिनेशन है, और ये है नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स या कॉइन जो भी बोलना है बोल सकते हैं, और ये है वैल्यू, राइट? है ना? तो वैल्यू कैसे आती है? जो भी डिनोमिनेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ नोट से, आ जाएगा। अब हमको एक चीज जानना है, इस क्वेश्चन में ध्यान से तुम देखो। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास कितने कॉइन दिए हुए हैं? हमारे पास कितने कॉइन है टोटल? कोई बता नहीं रहे हो, दिया हुआ है क्वेश्चन में 210। 210 तो है ना। और चलो ओके, चलो अब मुझे बताओ कि इसमें दो तरह का कॉइन है, एक है 1 रुपी का कॉइन और एक है 50 पैसे का कॉइन, है ना? ये दो कॉइन है हमारे पास, ठीक है। अगर 210 में मान लेते हैं कि x रुपीज का कॉइन या 50 पैसे का कॉइन अगर हम x मान लें एग्जांपल के तौर पे, तो 1 रुपी का कॉइन कितना बचेगा? 210 माइनस x। हाँ, अगर 210 में आपने x निकाल लिया तो आपके पास बचेगा 210 माइनस x। तो ये हम मान लेते हैं 210 माइनस x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 210 माइनस x, ठीक है। अब बस इतना कर लो, ये जो 50 पैसा है इसको चेंज करके रुपीज में बना लो। तो 50 पैसा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ रुपीज। तो ये कितना पैसा हो गया, है ना? 1/2। 1/2 यानी x/2। तो हम लोगों को पता है कि आपके पास जितना कॉइन है अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेशन से तो वो आपकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ भी हमारे पास x कॉइन था, उसको मैंने आधे रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। अब रेशियो किसका दे रखा है?
वैल्यू का, है ना। तो बेटा आप बताओ 210 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बाई 2, 210 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बाई 2 का रेशियो क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ द रेशियो दे रखा है 13:11 बस। अब इसको सॉल्व करना है, आगे खेल सारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का है, कर लो आप इसको। 11 के साथ मल्टीप्लाई करो 210 माइनस एक्स के साथ, और 13 को मल्टीप्लाई करो x बाई 2 के साथ। सॉल्व करते हैं यहीं पर। आप चाहो तो ये 2 को इधर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ले आना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कितना 1 3 2 माइनस 11x इक्वल टू 13x बाई 2। अब ठीक है, अब जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, आपको मन करे उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, जो करना है आपको कर सकते हो। तो एक काम करते हैं ना, 2310 इक्वल टू लिख लेते हैं 13x बाई 2 प्लस 11x, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2310 इक्वल टू, इधर आप 2 एलसीएम लोगे 13x प्लस 22x, कितना हो जाएगा 35x। चेक कर लेना कहीं भी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 2310 इक्वल टू 35x बाई 2। अब इसे काट के देखो तो कितना आ रहा है, तो x इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, 2310 इंटू 2 डिवाइड बाई 35। देखो तो x कितना आ रहा है, 7 से कट जा रहा है, 7 5 क्या 730 फिर कट रहा है, तो ये 132 आ रहा है। चेक करो तो, सब लोग चेक करेंगे, आंसर बढ़िया से प्रॉपर लिखो। ये लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप 132 क्या आया बेटा, 132 क्या आया बताओ बेटा, अरे नोट करो 132 क्या आया है, व्हाट वाज x, 132 क्या आया है, जल्दी बताओ, x की वैल्यू, और x क्या था, व्हाट वाज x, अरे x क्या था बेटा हम लोगों का, नंबर 50 पैसे। हाँ, तो 132 अगर 50 पैसे कॉइन है तो आपका 1 रुपीज कॉइन कितना होगा, x की माइनस करो उससे, बताओ कितना आएगा, 66 नहीं, थोड़ा सा फिर से करो, 210 में से 132 माइनस करेंगे तो कितना होगा, इतना खतरनाक सब्ट्रैक्शन है। 210 में से सब्ट्रैक्ट करो 132, 78, तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस छोटा सा चीज था जो हम लोगों को करना था क्लियर। सर इसका लॉजिक एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ, लॉजिक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो होता क्या है ना, आप समझो ना कि तुम्हारे पास, मान लो आदित्य तुम्हारे पास हाफ रुपीज है, 50 पैसे का कॉइन है, या 5 रुपए का कॉइन है, मान लेते हैं 5 रुपीज का कॉइन। तो आदित्य 5 रुपीज का अगर कॉइन तुम्हारे पास 20 हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो ये वैल्यू आती कैसे है, टोटल पैसा कैसे पता चलता है, वो पता चलता है कि तुम्हारे पास जितने भी कॉइन है उसको मल्टीप्लाई कर दिए तुम डिनोमिनेशन से, डिनोमिनेशन मतलब जो भी वैल्यू वाला नोट ले रहे हो तुम, है ना, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का, जब तुम उसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया तुमको टोटल वैल्यू आया। जैसे 5 रुपए का कॉइन तुमने 20 लिया, तो 20 इंटू 5 किया तो 100 आ गया, क्लियर है।
अब इस क्वेश्चन में मेरे पास टोटल 210 कॉइन थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा कॉइन कितना है। हमने बोला कि 50 पैसे का जो कॉइन है ना वो हम x मान लेते हैं, और जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 रुपये का कॉइन। ठीक है आदित्य? तो अगर 50 पैसे का कॉइन हम x मान लेते हैं तो 210 में बच कितना गया, बोलो आदित्य कितना बचा? अगर 210 में x नंबर ऑफ कॉइन्स हमारा क्या है, x नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे। 50 पैसे का, तो बचा हुआ कितना, 210 में से x माइनस 210 माइनस x। अब हमको पता है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ द कॉइन्स पता चल गया और डिनोमिनेशन पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये काम कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन x जो है वो हम लोगों ने 50 पैसे का माना। बस हम क्या किए ना, 50 पैसे को हाफ रुपीज लिख लिए ताकि यूनिट सेम रहे, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो बस हमने इसको हाफ कर दिया था और उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, x/2। अब दोनों का रेशियो दे रखा है कि जो आपको वैल्यू ऑफ 1 रुपीज है वो है 30 और वैल्यू ऑफ x/2 है वो है 11, यानी ये रेशियो में दे रखा है। बस हम इसको सॉल्व किए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको सॉल्व करते करते पहुंच गए x की वैल्यू 132, और x क्या था, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो अगर हमको मिल गया तो आराम से हमको 1 रुपये कॉइन मिल जाएगा। कैसे, 210 में से माइनस कर देंगे 132 को, आ जाएगा हमारा 78। समझे? क्लियर हुआ एकदम ये क्वेश्चन अच्छे से? यस सर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार करके इसको रिवाइज करना। बाकी कॉन्सेप्ट तो हम लोग कर लिए थे। ये सब हो गया था ना, ये हो गया था, ये हो गया था, ये वाला क्वेश्चन देखो तो हुआ था कि नहीं हुआ था, हो गया था मुझे लग रहा है। सर शायद से ये नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। लॉजिक देखो, रेशियो को पढ़ने का एक दूसरा तरीका भी है, वो तरीका भी आज अपना ही लिया जाए। समझो, हमारे पास टोटल क्या रेशियो है, पी क्यू आर का क्या है, 2, 5 और 3, ठीक है ना। तुम बताओ बेटा, पी को अगर मैं तुमसे कोई बोले पी का शेयर कितना है, व्हाट इज पी शेयर, तो आप बोलोगे सर 2 आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ व्हाट, टोटल करो तो कितना है, 10 ना, 10 तो 10 कर देते हैं। अगर मैं पूछूं क्यू शेयर कितना है, तो 5 आउट ऑफ व्हाट, 10। और अगर मैं पूछूं आर का शेयर कितना है, तो 3/10 है ना। और जो भी अमाउंट डिवाइड कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, क्योंकि इसी का तो चाहिए हमको। 350 का ही तो 2/10 पी के पास है, 5/10 350 का क्यू के पास है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो। सर ए ऑप्शन 175। हाँ, ये वाला काटोगे 175 और ये वाला काटोगे तो 105, है ना। और तुम ये सबको ऐड करके चेक भी कर सकते हो, ये तुमको हमेशा 350 ही आएगा। तो आंसर हो गया, हाईएस्ट शेयर पूछा था तो 175, ठीक है। तो ये तरीका भी अपनाना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर शॉर्टकट छोटा मोटा क्वेश्चन आप सोचो ना, है ना, ओलंपियाड जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है 2014 में, जरूरी नहीं है ओलंपियाड के क्वेश्चन हमेशा टफ ही होते हैं। आ गया ये समझ में? आगे बढ़े हम लोग, चलो अब वापस से प्रपोर्शन पे आ जाते हैं।
चलो पहला क्वेश्चन प्रपोर्शन का ये रहा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान से देखो, 1/5 इज टू 1/x इक्वल टू दे रखा है, चलो इक्वल टू डाल देते हैं, 1/x इंटू बोल रहा है इज टू 1/1.25। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब हमको रूल पता है ना, पिछले वाला भी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। करो, कौन वाला किससे मल्टीप्लाई होगा बताना थोड़ा हमको। 1/x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1/x। हाँ 1/x बीच वाला, और लास्ट में कौन सा मल्टीप्लाई होगा? 1/5 इंटू 1/125। ठीक है, चलो बस तुम्हारे पास छोटा सा सवाल है, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन करता है। लेट्स सी। Who left the class in the middle है ना, आज 2 बच्चे 3 बच्चे नहीं आए हैं। हाँ बहुत ही खराब बात है, क्लास मिस नहीं करना है एक भी। अटेंडेंस बहुत खराब है आजकल। Sir, option C. ओके लेट अस चेक इट, मुझे भी लग रहा है आंसर सी ही होगा। देखो 1/, ये तो हमारा x² हो गया ना, और ये कितना हो गया? 1/6.25, राइट? अगर मल्टीप्लाई करें, अच्छा वो रूल जानते हो, एक चीज तुम लोग को पता होना चाहिए, अगर a/b इक्वल टू c/d लिखा है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, b/a इक्वल टू d/c। बताओ तो क्या किया मैंने? दोनों सेम चीज है, दोनों को फ्लिप कर रेसिप्रोकल। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दी, यानी रेसिप्रोकल करना है तो दोनों साइड कर लो। यानी कि इसको करेंगे तो ये x² हो गया और ये हो गया 6.25। अब तो सॉल्व करना आसान है ना। x² इक्वल टू, किसी को पता नहीं चल रहा होगा, 6.25 को लिख सकता है 625/100। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 625/100। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 625 किसका होता है? 25 का, और 100 किसका होता है? 10 का। 2.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। उम्मीद है तुम ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। ऑप्शन बी। Option B. ए को 1 के साथ और 3 को 9 के साथ। वाह, वेरी गुड, इतना जल्दी आंसर आया तुम लोगों का, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। टारगेट रखो, पता है क्या है? एंड ऑफ 2026 हम लोगों को मैथ में बहुत अच्छा होना है, एकदम टारगेट है। कोई भी बच्चा मतलब आसपास का टिक ना पाए मैथ के कॉन्सेप्ट में, मैथ के चीजों में, है ना। टक्कर देते चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई हम लोग कमजोर पड़ जाए। तो एकदम 2026 के दिसंबर तक रखो, एंड तक, कि हम लोग को बेस्ट हो जाना है मैथ में। जितनी प्रैक्टिस करनी होगी सब कर लेंगे, है ना। अभी तो बहुत बार पढ़ेंगे। अभी किसी ने बोला कि सर इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे? दोबारा तो छोड़ो, इसको 2 बार 3 बार और पढ़ना है, कई बार पढ़ते रहेंगे, बस क्वेश्चन बदलता रहेगा। What number to be added to both the terms of the ratio this so that the ratio becomes this, है ना। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी हम नहीं करवाए आप लोग, लेकिन बहुत आसान है। क्या बोला आपको कि आपको ऐसे इन दोनों में क्या ऐड करना है
कि रेशियो बन जाए ये, क्या ऐड करना है वो हम मान लेते हैं क्या, लेट द नंबर बी समझे। तो क्या ऐड करना है, तो चलो ना 3 में क्या ऐड करते हैं, 3 में भी ऐड कर देते हैं क्या 3 प्लस एक्स, और इसमें भी x ऐड कर देते हैं, लेट द नंबर बी x, है ना, जो ऐड करना है लेट द नंबर बी x, है ना, जो ऐड करना है वो x मान लिए, तो दोनों में ऐड करना है, तो 7 प्लस एक्स, समझ में आया लॉजिक यहाँ पे। अब ये सर दोनों बी का ऑप्शन है। रेशियो, हाँ ये दोनों का रेशियो क्या हो गया है 4/9, यानी 3 प्लस एक्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऐसे लिखना 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 7 प्लस एक्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे ऊपर 4 और नीचे 9, बस सॉल्व कर देंगे। अब आगे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। सर हमने यहाँ पे 4, सर हमने यहाँ 4x, सर हमने यहाँ पे 4x by 9x क्यों नहीं लिखा? 4x by 9 नहीं, वो रेशियो अलग, वो रेशियो बन गया ना, देखो क्योंकि बेटा हम लोगों को रेशियो दे रखा है, ये आपका एक रेशियो है, तो किसका रेशियो है, ये जो आपने ऐड करके नंबर लाया है ना उसका रेशियो है, तो x लिख करके कोई फायदा नहीं है, हमको कोई नंबर थोड़ी जानना था, इनका रेशियो है, ये ऐसे और ऐसे, मतलब जब इसको काटेंगे तो 4/9 आ जाएगा, ठीक है, ये लॉजिक है। अभी तुमको हम बताते हैं, सर आगे पहले समझ। निकालो, तो ये आया 27 प्लस 9x इक्वल टू 28 प्लस 4x, इधर ले आएंगे तो 5x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/5, यहाँ तक आंसर आ गया है, चेक करो। यस सर। सर आ गया। आ गया ना, चलो अब जैसे श्रेयांगी का क्वेश्चन था 4x by 9x क्यों नहीं लिखे, देखो वो लॉजिक क्या है कि पीछे बताते हैं। आप एक काम करो, ऐड कर लो, आप 3 में 1/5 ऐड कर लो और 7 में 1/5 ऐड कर दो, चलो करके बताओ तो कितना आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है, सिक्सटीन बाय 5 और 36/5। ठीक है, और तुमको पता है ना दो फ्रैक्शन को जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखते हैं और नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना, तो ये और ये कट गया, अब हमारा बचा 16/36, और काटो, क्या 4/9 आ रहा है, यस सर। यही 4/9 हम लोगों को दिया हुआ था पहले से, और वो कैसे पता चलेगा ये नहीं पता था, तो ये जो 1/5 है यही हमारा x के तरह काम किया था, तो x की जगह 1/5 रखोगे तो रेशियो 4/9 मिल जाएगा, है कि नहीं। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को मैं बता दूं, जैसे कि अभी क्लास 6 में ना, जैसे क्लास 6 वाले भी चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उनका बहुत बेसिक नंबर ऑफ नंबर्स चल रहा है, वो वीडियो में यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो वहां से देख सकते हो, उससे फायदा क्या होगा, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छा है ना, किसी का बेसिक, तो अगर तुम लोग बैठते हो, तुम लोग को फ्री टाइम में मिले तो वो देख लेना, अभी वहां पर एकदम बेसिक वो चल रहा है, और अगर किसी को लगता है कि उसके पास टाइम है वो 1 घंटा और पढ़ सकता है, तो 5-6 वाले क्लास में भी आकर के पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम कोई भी क्लास में आके पढ़ सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं तो वीडियो देख लेना, हम तुमको वीडियो शेयर कर देंगे, हालांकि तुम YouTube पे जाके प्लेलिस्ट में देखना तो तुमको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में क्या हो वीडियोस दिख जाएगा, बेसिक ऑफ नंबर्स करके है, मैं आज भेज दूंगा तुम सर देखा है। हाँ, तो वहां पर तुम पूरा देखना, डे 3 हो चुका है, डे 4 है, आज डे 4 का रिकॉर्ड होगा, यानी डे 1 से तुम देखना शुरू करना, और खासकर डे 3 का देखना, तो डे 3 में ना वो हम यही सिखाए हैं, डिविजन ऑफ क्या नाम है ये फ्रैक्शन, तो अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक चल रहा है, तुम्हारा भी काम हो जाएगा।
चलो ये क्वेश्चन करो सब लोग। क्वेश्चन है 0.75 इज टू एक्स, तुम्हें ही सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा। तो 1.20. ओके, तो B x option, को मल्टीप्लाई 1.2. किसके करना, 5 के साथ है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.75। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, x इक्वल टू 8 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100 लिखना पड़ेगा, है ना। 5 से काटोगे इसको तो 15 टाइम्स तो आएगा 120 बाय 100, फिर 0 0 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1.2। ऑप्शन नंबर बी या 1.20 जो भी है आंसर। क्लियर है, चेक कर लो, तो सॉल्व भी तो कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. अब आता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो कल हम तुम लोगों को डायरेक्ट प्रपोर्शन पढ़ाए थे, याद है, याद हो गया होगा। तो आज डायरेक्ट प्रपोर्शन का बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस तुमको चीजें बताते हैं कि लिखते कैसे हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन को, ठीक है। तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। चलो सब लोग हेडिंग डाल लो, डायरेक्ट प्रपोर्शन, है ना। बाकी चीज डिटेल कल बता चुके हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और एक क्वांटिटी घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। यानी अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीजें भी बढ़ेगी, और एक चीजें घट रही है तो दूसरा वाला भी घटेगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें समझो, डायरेक्ट प्रपोर्शन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। देखो, अगर मुझे बोलना है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये आपको बहुत काम आएगा, फिजिक्स में भी खूब काम आएगा बी। तो इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो इसको लिखते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। देखो ऐसे लिखा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन, यानी ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। लॉजिक समझे सर, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनना, अगर कभी भी मुझे ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना है और इसके जगह मुझे इक्वल टू साइन लाना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ये गलत हो जाएगा। अगर मुझे प्रोपोर्शनल साइन हटाना है और इक्वल टू साइन लाना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता हूं। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, तो बस आपको एक काम करना है, जब भी आप इसको हटाना साथ में एक के लगा लेना। अब बोलो सर के क्या है, अब सही हो गया, बोलो सर के क्या है, तो के को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिखो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इतना लिख लो आप लोग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुमसे कोई के की वैल्यू पूछेगा तब क्या जवाब दोगे, व्हाट कैन यू राइट इट, या क्या तुम बोल सकते हो कि a by b कैन बी रिटन एज के,
कैन यू राइट इट लाइक दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, किसी को कहीं भी डाउट होगा तो पूछ लेना। हम लोग क्या किए, एक स्टेटमेंट दे रखा था A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, उसी को मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B को ऐसे लिखते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको हटाएंगे कैसे, इक्वल टू साइन लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा, वहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दिए, उसके बाद आराम से लिख सकते हैं A बाय B इक्वल टू K। क्या आप लोग को ये समझ में आया? यस सर। ओके, बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो दूसरे फॉर्मूला से ही बन गया ना, मतलब वो A इज इक्वल टू KB। A इक्वल टू, हाँ, A इक्वल टू KB से बना है, ये वाले फॉर्मूला से तुम्हारा ये आया है, ठीक है। अब मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, अभी प्रपोर्शन में पढ़ रहे थे ना कि अगर A इज टू B इक्वल है C इज टू D के, तो ये दोनों प्रपोर्शन में होगा, यस और नो? यस सर। है ना, और इसका मतलब A बाय B और C बाय D इक्वल होगा, लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। और अगर मान लो A बाय B मेरा K के बराबर है, तो कैन यू से कि A बाय B अगर K के बराबर है तो C बाय D भी K के बराबर होगा? यस है ना, अभी अभी हम तुमको बताया ना कि A बाय B अगर K के बराबर है तो C बाय D भी K के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जब रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा उसके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बराबर आता है, यानी A बाय B जितना कैलकुलेट करके आएगा उतना ही C बाय D कैलकुलेट करके आएगा, और ये हमेशा हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि तुमसे 3/6 है, तो 3/6 इक्वल टू K है, K की वैल्यू कितनी हुई? 3/6। यानी काटोगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना। और अगर तुम इसको करोगे 6/12, ये भी तुमको 1/2 के बराबर ही आएगा, देखो आ रहा है। यस सर, कटिंग। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो अब बहुत आसान है, सिंपल भाषा में, बस तुम अभी इतना समझ लो जो हम तुमको थोड़ा बहुत समझाए हैं, फिर तुमको हम क्वेश्चन करेंगे तब। कभी कभी ना थियोरेटिकल पार्ट उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसीलिए ये लिखो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा से ज्यादा बच्चा को ये पता भी नहीं होता क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ओहो, चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि टू क्वांटिटीज x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन। तो x और y अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x विल बी इक्वल टू k इनटू y। तो x बाय y किसके बराबर आएगा? सर ऑप्शन है के कांस्टेंट के बराबर, दैट इज x बाय y रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा सेम ही रहेगा, है कि नहीं। तो अगर अब इसका लॉजिक क्या हुआ मैं तुमको बताता हूँ, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और तुम देखना फटाफट तुम खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। अगर मैं तुमको बोल दूं कि x एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, देन फिल दिस टेबल। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, ओके, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे x है। x बोले, रुको, सॉरी x मत लिखो, a है। चलो बताओ a कितना होगा? थर्टी सिक्स 36 है ना। वो तुम इसलिए कैलकुलेट कर पाए क्योंकि बाकी जगह तुम्हारे पास रेफरेंस था, तभी ना कैलकुलेट कर पाए, कहीं पे कुछ बदल नहीं रहा है तभी ना कर पाए। इसका मतलब सब कुछ कांस्टेंट रह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, हाँ कि नहीं। तो अब क्वेश्चन की तरफ देखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके मजा आएगा इसमें।
if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper would weigh 2500 ग्राम? जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है? टेबल, है ना, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहले टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है? चलो पहले टेबल बनाते हैं। कैसे टेबल बनाया जाता है सीखो, ठीक है? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 12 शीट्स ऑफ द पेपर, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं नंबर ऑफ शीट्स और नीचे लिख देते हैं वेट, ठीक है बेटा? अब पहले ये बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट है। फिर ऊपर में हेडिंग लिखा है, इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो। अब कोई पूछे तो ये भी एनालाइज दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं ना। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुमको भी पता है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ शीट्स बढ़ेंगे वेट बढ़ता जाएगा, मानते हो ना? यस सर। इसीलिए ये पहले एनालाइज करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है? अब नंबर ऑफ शीट्स अगर 12 है तो ये 40 ग्राम का है। अब याद रखना वेट हम लोग ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है? तो अगर नंबर ऑफ शीट्स अगर x है, अब आपको नहीं पता कितना है, तो कितना ग्राम बोल रहा है? 2500 ग्राम। 2500। अब हमको जानते हैं कि आप बताओ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 12/40 बराबर होना चाहिए किसके? ओके 12/50 बराबर होना चाहिए किसके? x/250। x/250। तुमको पता है ना, ये दोनों पता है ना, डिवाइड करके बराबर हो गया। अब हमको क्या, कैन यू राइट इट लाइक दिस, x इक्वल टू 12 into 2500 by 40? कैन यू राइट इट लाइक दिस? चेक कर लो, मैंने बस 2500 को उधर ले गया हूँ, बस और कुछ नहीं। 750। हाँ अब आंसर चेक कर लेंगे, वो अलग चीज है। ओके लेट अस 0033, यस 750 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हो, ऐसे करोगे मजा आएगा। पहला काम पता करना है कि इनवर्स है कि डायरेक्ट है। एक बार ये पता चल गया लॉजिक से, कॉमन सेंस से, उसके बाद टेबल बना देंगे, बस। बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। किसी को डाउट है तो पूछो, बस हमको याद रखना है जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो क्या करना है ना, ये वाला बराबर होगा इसके, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो बराबर 12/40 मस्ट बी इक्वल टू x/20, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं। ये किस में? डायरेक्ट वाले में। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। चलो तो एक बार ये वाला करके देखो, यासी टाइप्स 200 वर्ड्स इन 30 मिनट। बताओ पहले डायरेक्ट है या इनवर्स है? डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट है बताओ, एक्सप्लेन करो। वर्ड्स के हिसाब से टाइम लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो बस नेक्स्ट काम क्या है? टेबल बनाना। टेबल प्रिपेयर करो। तो ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। हाँ नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ लिख देते हैं और टाइम टेकन यहाँ लिख देते हैं। तो 200 वर्ड्स 30 मिनट, तो पता नहीं कितना वर्ड्स के बाद बात करें, 12 मिनट। बस हमको पता है क्या करना होना चाहिए, 200 डिवाइडेड बाय 30 मस्ट बी इक्वल टू x/12। अब खेल सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। x इक्वल टू कैन बी रिटन एज 200 into 12 by 30, 0 0 कैंसिल, 3 into 4 12, x की वैल्यू हो गई 80। इसका मतलब 80 वर्ड्स कैन बी प्रिंटेड, है ना? यही लॉजिक था। ऑप्शन बी। समझ में आ गया? आया समझ में? यस सर। है ना, इजी लग रहा है ना?
चलो चलो एक करते हैं। A man walks 20 kilometer in 5 hours. How much time it will take him for him to walk 32 kilometer? Direct या inverse? डायरेक्ट। कैसे? डिस्टेंस वॉक करने का टाइम लगेगा। हाँ, more distance more time, है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, है ना? और मन करे तो यूनिट भी साइड में लिख सकते हो। इसमें हम लोग आवर में ले रहे हैं और ये किलोमीटर में ले रहे हैं। ऑप्शन डी। तो डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर ले रहे हैं तो 5 आवर्स लग रहा है और 32 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा नहीं पता। तो 20/5 मस्ट बी इक्वल टू 32/x। तो ये हो गया हमारा। अगर इधर करें, अगर x को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 32 into 5 डिवाइड बाय 20। ये अप डाउन करने आना चाहिए, है ना? तो कितना हो गया 5 4 जा। ऑप्शन डी ना? Yes, sir. हाँ, ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। बस तुमको इतना मजा आएगा ना करने में, फटफट करोगे आंसर आएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Both U and B vary in or directly with each other. ठीक है, चलो टेबल बना लेते हैं। एक में क्या लिख देना है बोलो? एक में U और एक में V। देखते हैं, U अगर 10 है तो V कितना है बेटा? 15, है ना? बोल रहा है। तो अब जाहिर सी बात है बेटा, एक बात बताओ, अगर कोई भी आंसर होगा तो U/V हमेशा कितना होना चाहिए ये बताओ। हमको पता है ना U/V के में, तो 10/15। अगर इसको सिंपलीफाई करते तो कितना होगा? 2/3. ऑप्शन 2/3। यानी वही आंसर पॉसिबल है जो 2/3 है। अगर वो नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा देखते हैं, जो 2/3 देगा वो आंसर है, जो 2/3 नहीं देगा वो आंसर नहीं है। सिंपल। तो पहला तो दे ही रखा है तो ये तो आंसर होगा ही होगा। दूसरा देखो तो 2/3 हो रहा है 8/12 करके। सर 4 Yes, sir, होगा। तो फिर ये भी नहीं काउंट करने की जरूरत है। ये चेक करो 15/20। सर ये नहीं होगा। हाँ, और हमसे नॉट सर वाला ही। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। इवन तुम इसको भी चेक कर सकते हो, यानी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 25 और 37.5 भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है ना कि U/V की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी और वो कांस्टेंट सेम है सबके लिए। तो 2/3 सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 2/3, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हर बार 2/3 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। समझे? कैसा लगा ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन? इजी लगा? अभी तक तो इजी है। हाँ, अभी तक ये आगे भी इजी है, बहुत इजी है। ठीक है ना? बस तुमको सिस्टमैटिक ढंग में चीजें समझनी है। जब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना? कल तुम्हारा साइंस क्लास है मुझे, राइट? ऐसा मुझे लग रहा है। साइंस है कि मैथ? मैथ तो होगा ही। साइंस सर 7th का साइंस है हमारा, तो मैथ्स ही है। हाँ, और फिर परसों तुम्हारा मैथ हो, साइंस होगा, फिर मैथ होगा, है ना? कल यानी कल परसों 2 क्लास लगातार है। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बाय Good night, sir. Night.